Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning about surface chemistry, and that is particularly adsorption. Now is mechanism of adsorption. Mechanism of adsorption. ठीक है, इसमें देखते क्या होता है. सपोज करो हमने बताया कि किसी सरफेस पे होता है. से दिस इज़ अ मेटल. पर्टिकुलरली एडजॉर्प्शन मेटल सरफेस पे ही होता है, या सॉलिड सरफेस कहने का मतलब मेटल नहीं, मान लो मेटल ही. ठीक है, ये उसका क्या है, मेटल बल्क है इतना दूर का, मतलब इंटीरियर बल्क और इंटीरियर ऑफ मेटल सॉलिड. ठीक है, और ये उसका क्या है, सरफेस है. अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद हैं, एटम्स वगैरह मौजूद. ठीक है, ये सब क्या है, इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये मान लीजिए सब सरफेस के हैं. अब हमने मेटल में पढ़ा है ये सब क्या होते हैं, दे आर बाउंड टू न्यूक्लियस. दे आर बाउंड टू न्यूक्लियस. ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल वाले, बाउंड टू न्यूक्लियस. बट दीज आर फ्री. बट दीज आर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जो किसी से कंबाइंड नहीं होते हैं, फ्री हैं इनके लिए. ये कंबाइंड करेंगे किसी से, इनको कंबाइंड करने की ज़रूरत होती है तभी वैलेंसी पूरी होती है, राइट. ये फ्री होता है. ठीक है, एंड दे मूव हियर एंड देयर. तो इनके अंदर जो फोर्स होता है, क्योंकि ये सब अट्रैक्टेड होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर मान लो ये उसका न्यूक्लियस है. ठीक है, तो ये सब इससे अटैच्ड है. तो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाउंड टू न्यूक्लियस, बाउंड टू न्यूक्लियस बाय बैलेंस्ड फोर्स. क्या है, बैलेंस्ड फोर्स. बट सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड. ये बाउंड नहीं है, वो फ्री है. सो कोई इधर जा रहा है, 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 रैंडम मूवमेंट है. दस मूव रैंडमली एंड हैव अनबैलेंस्ड फोर्स. तो इनके ऊपर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है. आप जनरली वैलेंसी के टर्म में समझ सकते हो. इनके ऊपर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री है, इनको अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, चाहे लूज़ करके या गेन करके, जैसे ये करते हैं वो. तो इस बैलेंस्ड फोर्स है, तो इनको वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या है, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं वो. दस दे अट्रैक्ट substances towards itself to become stable. This is the reason for adsorption. This forms the basis of adsorption. इसी कारण adsorption process होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी चीज़ से कंबाइन करके अपनी वैलेंसी पूरा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अब फोर्स जो है यही उसको अट्रैक्ट करता है. और जैसे जैसे मान लो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो अमाउंट बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा. एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया. एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तभी हम लोग बोलते हैं ना कि कैटलिस्ट वगैरह होते हैं फाइनली डिवाइडेड. मतलब जैसे मान लो एक सॉलिड है, इतना बड़ा टुकड़ा है, ये जैसे मान लो ये सॉलिड है, इतना बड़ा टुकड़ा है, तो ये कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर, लेकिन वो इसको छोटे छोटे पीसेस में ट्राई होती है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि यही रीज़न होता है, जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा ये एडजॉर्प्शन होगा. दूसरी चीज़ें जो एडजॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैकेनिज्म में ही है. ठीक है, पहली चीज़, एडजॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, एडजॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, दैट इज़ इनका डेल्टा एच हीट क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, हीट को ये रिलीज़ करते हैं. हमने पढ़ा डायनामिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री जो लास्ट था, जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसे बोलते हैं
डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक, और ये क्या है, डेल्टा एच रिलीज होता है, नेगेटिव साइन मतलब रिलीज हो रहा है, तो इज एक्सोथर्मिक, दैट इज हीट इज रिलीज्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। कोई सब्सटेंस एड्जॉर्ब होता है तो हीट रिलीज होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगा या बढ़ेगा? देखो, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो हीट बढ़ता है, एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ करता है, मतलब इसको हीट नहीं चाहिए, ये तो हीट खुद रिलीज़ करता है। तो जब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपको थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस याद होगा, ये प्रोसेस क्या है, एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब आया कोई चीज़ तो ये अटैच हो गया उससे, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो प्रोसेस अपने आप होते हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब कि दैट इज इट हैपन्स ऑन इट्स ओन, हैपन्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, अब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज। ये थर्मोडायनेमिक्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा एक बार क्या चीज़ है। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए डेल्टा जी होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उस समय, जो थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर अगर आपको ने देखा होगा तो आपको याद होगा। अगर डेल्टा जी कैसे निकाला जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, हीट। ठीक है, और डेल्टा एस जो होता है वो कहलाता है एंट्रोपी। ये स्पॉन्टेनिटी बताता है एंट्रोपी रिएक्शन में। एड्जॉर्प्शन में डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। मतलब अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, एड्जॉर्प्शन भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव कब होगा, जब या तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव ही रहे तो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव वी हैव टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला टी डेल्टा एस शुड बी हाई एंड डेल्टा एच शुड बी लो। ठीक है, लो मतलब ये जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। शुड बी हाई नेगेटिव नहीं, मतलब बोलो मोर नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव जाना था, पॉजिटिव। ठीक है, तो चूँकि नेगेटिव ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, और डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड टी डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्यों, टी डेल्टा एस ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एच क्या होता है एड्जॉर्प्शन में, हमने पहले ही बोला है क्या होता है, नेगेटिव। दिस डजेंट हैपन इन एड्जॉर्प्शन, ये नहीं होता, दिस डजेंट हैपन इन एड्जॉर्प्शन, दिस हैपन इन एड्जॉर्प्शन। ठीक है, this is followed in adsorption, this happens in adsorption, this happens in adsorption। डेल्टा एच इज नेगेटिव, क्यों, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, डेल्टा एस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस टी माइनस
डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव टी डेल्टा एस। ठीक है, ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हो गया, तो अगेन सो डेल्टा जी क्या हो जाता है नेगेटिव, दस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ना समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को आप देखना, कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये कब नेगेटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है, या तो ये बहुत ज़्यादा, ये पूरा का पूरा टर्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव रहे तो भी नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा कंडीशन उल्टा, ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, पहला कंडीशन वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव नहीं ये होता है किस में, एड्जॉर्प्शन में पॉजिटिव नहीं होता है, ये होता है डेल्टा एच नेगेटिव। तो ये चलो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब पूरे टर्म को नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव हो सकता है एड्जॉर्प्शन में, क्यों? क्योंकि डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। जब डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वही चीज़ लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये नेगेटिव है तो फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो ये प्रोसेस, तो ये चेंजेस होते हैं क्या क्या एड्जॉर्प्शन के टाइम पे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो आपने क्या देखा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन देखो, आपने देखा था चीज़ें सरफेस पे अटैच होती हैं, तो जब अटैच होती हैं तो कुछ लोग वीक फोर्स बनाते हैं, वांडर वाल्स फोर्स, मतलब अटैच हुए और इजीली रिमूव हो। कुछ लोग होते हैं पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो उसके आधार पे ये दो तरीके का बॉन्ड होता है, ये टाइप होता है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एड्जॉर्बेट, मतलब जो एड्जॉर्ब होता है, एंड एड्जॉर्बेंट जिस पे हुआ, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, चूँकि फिजिकल इसको एक साथ कंबाइनली बोला जाता है फिजियोजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, फिजियोजॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को। और दूसरे को बोला जाता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, या फिर केमीजॉर्प्शन, एक साथ कंबाइन करके केमीजॉर्प्शन। जब, अब यहाँ पे आइए, सरफेस एड्जॉर्बेट और इसके बीच में वीक वांडर वाल्स फोर्स बनते हैं। मतलब कि ये मेरा अगर सरफेस है ये वाला, और इस पे सब्सटेंस जुड़ा है, बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ये बॉन्ड है इनके बीच में, इसको बोल रहे हैं हम क्या, वीक वांडर वाल्स फोर्सेस, वीक वांडर वाल्स फोर्स। तो एक ऐसा फिजिक एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वांडर वाल्स फोर्स होता है, उस मतलब वीक होता है, तुरंत ब्रेक कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये मेरा सरफेस है। ठीक है, अब इस पर सब्सटेंस आके जुड़ा, अब इस बार वो कोई केमिकल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोवेलेंट और आयनिक, तो उसे बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। यही बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो फिजियोजॉर्प्शन इज अ काइंड ऑफ एड्जॉर्प्शन इन विच देयर इज अ वीक वांडर वाल्स फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। केमियोजॉर्प्शन when there is a strong covalent और आयनिक बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, इसे बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। नाम ही है केमिकल, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड बनता है वीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूँ।
केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसी कारण इसको जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसको एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जो उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी देके, इसी कारण इसको एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। कभी कभी एक जगह पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी होता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजनेशन वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, मान लीजिए ये निकेल है, ठीक है, प्लैटिनम है या पैलिडियम है, और इस पर H2 गैस आके जुड़ा, एब्जॉर्ब हुआ, H2 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ होता है, इसमें पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, बाद में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन प्लैटिनम निकेल इज फर्स्ट फिजियोजॉर्प्शन एंड देन केमीजॉर्प्शन, बाद में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, केमीजॉर्प्शन। तो कहने का मतलब है दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती है। दस बोथ कैन हैपन टुगेदर, बोथ कैन हैपन टुगेदर। बस समझना है, ये ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब सबके अपने अपने फीचर्स हैं, फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन के भी और फिजियोजॉर्प्शन के भी। एक टेबुलर कॉलम में देख लेते हैं दोनों के डिफरेंस की तरह। ठीक है, और उसी में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। अगर एग्जाम में सिर्फ फिजियोजॉर्प्शन के बारे में पूछे तो इसका पॉइंट उठा लेना, केमिजॉर्प्शन के बारे में पूछे तो इसका पॉइंट। तो एक ही जगह उसका हम फीचर्स देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर कॉलम। ठीक है, अब देखो जो फिजियोजॉर्प्शन होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, कि इसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एब्जॉर्ब नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो वीक वंडर वाल्स फोर्स, वीक वंडर वाल्स फोर्स होते हैं, वंडर वाल्स फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड होता है। तो बेसिक डेफिनेशन ही में ही हमने देखा, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि प्लैटिनम जनरली क्या है H2 वगैरह कोई एब्जॉर्ब करता है, ये स्पेसिफिक है। लेकिन फिजियोजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होता है। ये जैसे ये वाला हो रहा है, निकल जनरली बाकी दूसरे गैस को अटैच नहीं करता है। तीसरी चीज़, ये रिवर्सिबल होता है, जो अटैच हुआ उसको वापस हटा सकते हैं। ये जनरली इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है ना, हटाओगे भी तो कुछ नया चीज़ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब जो होगा वो नेचर पे डिपेंड करता है, यहाँ भी वो चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट मतलब किस टाइप का सब्सटेंस, वो तो बात सही भी है। ये भी डिपेंड करता है, सेम ही चीज़ है, अमाउंट डिपेंड्स ऑन सेम। ठीक है, दूसरी चीज़ सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ाओगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन। यहाँ भी सेम चीज़ होता है। ठीक है, सेम दोनों में, ये कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों चीज़ में हो रहा है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट जो हमने बताया था ना, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एंथैल्पी भी बोलते हैं इसे, क्या एंथैल्पी।
ये जनरली 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, ठीक है। 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। ये जनरली जो होता है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ये 40 भी नहीं, मतलब 80 से 250 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, कुछ ज़्यादा है। इसी कारण नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की निकलती पड़ती है, उसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कारण केमी इजेप्शन को एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए लो टेम्परेचर फेवर होता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर फेवर होता है। फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, और ये फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इस नेचर के बारे में बताऊंगा मैं, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, किस गैस का कितना एड्जॉर्ब होता है। लेट मी क्लोज दिस, उसके बाद हम एक देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, थैंक यू।